हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ा था। खाद्यान्न खाने वाले अन्न वाली फसलें, तो उसमें हमने चावल और गेहूं के बारे में चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम पेय फसलों में पढ़ेंगे। पेय फसल में कौन सी फसलें आती है? वे फसलें जो पेय नाम से स्पष्ट है, पीने के लिए यूज़ आती है। तो अब कौन सी है अपने पीने में यूज़? जैसे करते हैं चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो ये बनती कैसे है, कहाँ इनका उत्पादन होता है, कहाँ इनका वितरण है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चाय के बारे में चर्चा करते हैं। चाय जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया का आदि पौधा है। आदि का मतलब पुराना, पुरातन। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह चीन की उच्च भूमियों, हिंद, चीन या भारत के वनों में उत्पन्न हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार यह उष्णकटिबंध का पौधा है, परंतु जलवायु की दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि यह निम्न अक्षांश वाले प्रदेशों की ही उपज है। भौगोलिक अवस्थाएं: चाय उष्णकटिबंध का उत्पादन है, अतः इसके लिए ऊंचे तापमान और पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो चाय विशिष्ट रूप से एक मानसूनी पौधा है, जिसके लिए उच्च तापमान 23 से 30 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। जब अधिकतम तापमान छाया में 24 डिग्री सेल्सियस से कम अथवा औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो चाय के पौधों की वृद्धि रुक जाती है। तो चाय की फसल के लिए धूपदार मौसम उपयुक्त रहता है और पाला हानिप्रद रहता है, अतः ठंडे प्रदेश में इसका उत्पादन नहीं होता है। वर्षा: चाय का पौधा जल का बड़ा प्रेमी है, अर्थात यह वाटर लविंग प्लांट है, अतः 250 से 500 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी उपज अच्छी होती है और शुष्क मौसम के लिए घातक होता है। अगर हम धरातल की बात करें तो चाय की कृषि के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता होती है। दार्जिलिंग जिले के एक सर्वेक्षण में रोचक बात मालूम हुई है कि जहां सापेक्षिक ऊंचाई 75 मीटर से 500 मीटर है, वहां 50% से ज़्यादा चाय के उद्यान है तथा 75 मीटर से कम ऊंचाई पर केवल 26% ही चाय के उद्यान पाए जाते हैं। परंतु असम में सबसे उत्तम चाय 25 से 125 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। दार्जिलिंग, कुमायूं, कांगड़ा और दक्षिण भारत में चाय की कृषि 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर की जाती है, परंतु 1000 से 1200 मीटर के बीच का क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर खड़ा डालो तो वो चाय के उपज के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ भूमि क्षरण अधिक होता है और उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। मिट्टी: चाय के लिए हल्की तथा गहरी बलुई मिट्टी जिसमें पोटास, लोहा तथा जीवांश की मात्रा हो, सर्वश्रेष्ठ होती है। वन प्रदेश की मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति के कारण बड़ी महत्वपूर्ण होती है। चाय की मिट्टी में तेजाबी गुण की आवश्यकता है, परंतु यह कैल्शियम कार्बोनेट से मुक्त होनी चाहिए। इससे चाय का गुण इन्हीं तत्वों की देन है। चाय के लिए अमोनियम सल्फेट, हड्डी की खाद, हरी खाद का उपयोग वांछनीय है। श्रम: चाय की खेती के लिए चाय से संबंधित जो भी वहाँ खेती से संबंधित कार्य है, उसके लिए सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। अब इसकी खेती मशीनों द्वारा भी की जाती है, जहाँ बड़े बड़े खेतों में पैदा की जाती है। चाय की पत्तियों को चुनने, गर्म करने, सुखाने और डब्बों में भरकर बेचने के लिए सस्ते और निपुण मजदूरों की आवश्यकता होती है। चाय की कृषि: चाय का पौधा बीज से तैयार होता है। उसकी बुआई अक्टूबर से मार्च तक की जाती है। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें उद्यानों में तैयार क्यारियों में रोप दिया जाता है और चुनाई की सुविधा के लिए चाय के पौधों को 1.5 मीटर से अधिक नहीं बढ़ने दिया जाता। इसके बाद छंटाई आरंभ कर देते हैं। चाय की पत्तियों की चुनाई 3 वर्ष बाद की जाती है। लगभग 40 वर्ष तक इससे व्यावसायिक उत्पादन प्राप्त होता है। चाय के अहम प्रकारों की अगर बात करें तो ये दो प्रकार की है, काली चाय और हरी चाय। इन दोनों में केवल पत्ती तैयार करने की विधि में अंतर होता है। काली चाय उन पत्तियों से तैयार होती है जिन्हें तोड़कर एक निश्चित समय तक कुम्हलाने और खमीर उठाने के लिए धूप में छोड़ दिया जाता है। फिर इन पर पानी के छींटे दिए जाते हैं और 1 घंटा पड़े रहने देते हैं, जिससे उनमें खमीर उठ जाता है। इससे पत्तियां काली पड़ जाती है। इसके बाद इन्हें भट्टियों पर फैलाकर सुखाया जाता है और उन पर बेलन घुमाया जाता है। हरी चाय के लिए पत्तियों को तोड़कर तत्क्षण कड़ी गर्मी में कुछ देर के लिए रखा जाता है, जिससे उसमें खमीर ना उठ सके। पत्तियों के सूख जाने के बाद उन्हें चलनियों द्वारा भिन्न भिन्न श्रेणियों में विभक्त कर लिया जाता है। इस विधि से पत्ती का मौलिक रंग और स्वाद वैसा ही बना रहता है। और चाय की पत्तियां तैयार करने के लिए अन्य विधि के अनुसार तीसरे प्रकार की चाय उलोंग चाय है। यह ताइवान द्वीप पर उत्पन्न की जाती है और विश्व की सर्वोत्कृष्ट चाय में इसकी गणना की जाती है। अगर हम उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो चाय का उत्पादन आप मैप में भी देख पा रहे हैं। विश्व में चाय के उत्पादक मुख्य क्षेत्र और साधारण क्षेत्रों को इसमें दिखाया गया है। और इसके अलावा उत्पादक क्षेत्रों में भारत है, चीन है, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ताइवान, जापान, इनमें चाय का उत्पादन होता है। भारत में यह है दार्जिलिंग में, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में,
शिवसागर लखीमपुर जिले, जलपाईगुड़ी जिले जो दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल में है, और झारखंड में हजारीबाग और रांची, उत्तराखंड में गढ़वाल अल्मोड़ा, दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसका उत्पादन होता है। चीन है, यहाँ चीन में क्यांगसी है, हांगकांग के मध्य स्थित क्षेत्र है, फुकेन है, और चाय के निर्यात के लिए संगाई बंदरगाह है। जापान में दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों में की जाती है, जिसमें शिजुओ, क्वांटो, किंकी क्षेत्र है। शिमुजू और योकोहामा पोर्ट जो है उससे यूएसए को निर्यात होता है। इंडोनेशिया में बड़ी मात्रा में चाय की खेती की जाती है। इसके अलावा श्रीलंका में भी की जाती है। उत्पादन की बात करें, उत्पादन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो कीनिया में चाय का उत्पादन उष्ण और आर्द्र ऊंचे पर्वत पठारी भागों पर केरोची, लियोई, माउंट कीनिया आदि में क्षेत्रों में किया जाता है। मोम्बासा बंदरगाह से इसका निर्यात किया जाता है। यूक्रेन में काला सागर के तटीय भाग में बाटुम क्षेत्र और ट्रांस काकेशिया के पर्वतीय ढालों पर पैदा होता है। बांग्लादेश में बांग्लादेश में चाय का उत्पादन सुरमा नदी घाटी में सिलहट तथा चटगांव के पहाड़ी ढालों पर किया जाता है। इसके अलावा मलावी में इसका उत्पादन चोलों के निकटवर्ती शायर उच्च भूमि और मलांजे पर्वत के ढालों और नकाता खाड़ी के निकट किया जाता है। आप इन पेय पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी नक्शे में देख सकते हैं। इसमें चाय को एक सर्कल ब्लैक कलर का डॉट टाइप में है, इससे दिखाया गया है, और त्रिभुजाकार आकार में जो डॉट है वो कोको है, अर्थात कॉफ़ी है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कॉफ़ी के बारे में पढ़ेंगे। कॉफ़ी या कहवा का उत्पादन, वितरण, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।